बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये लास्ट लेक्चर से लिंक देखो। अब हमने क्या कहा था कि पहला सेकंड लेक्चर से है, तो ये अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर हमने सबसे पहले कंपनी को डिफाइन किया कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो इस ऑनर से कंडक्ट करती है बिजनेस अंडर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा फर्क देख लेना एक दफा, यहाँ पे भी रिपीट कर दूं। एंटिटी कहते हैं वजूद को, लीगल एंटिटी का मतलब है कानूनी वजूद, और आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को। ठीक है ना, नाम को, जो कंपनी का नाम होता है, और पर्सनल लायबिलिटी वगैरह। तो ये वाला 3 पैरे हमने किया कि सबसे पहले ये और कंपनी इस्टेब्लिश हुई, कंपनी की प्रॉपर्टीज ये उसकी बताई गई, फिर कंपनी का आइडिया हमने बताया कि सबसे पहले कहाँ आया, फिर हमने अगले उसमें देखा कि कंपनी के इस आइडिया को उन्होंने प्रेजेंट किया दुनिया भर में कि इस तरह से कंपनी होती है, और फिर उसके बाद हम अब समझाने जा रहे थे कि कंपनी इस्टेब्लिश कैसे। तो आगे आपने देखा कि कुछ लोगों ने पहले आइडिया किया कि हम एक कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं ताकि हम उसके नाम से क्या कर सकें, बिजनेस कर सकें। उसके लिए बाद उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने रजिस्टर करवाया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए अगर आ जाए तो कंपनी एक्ट है 2017, या पुराना था 1984 का कंपनी ऑर्डिनेंस। पाकिस्तान में कहाँ पे रजिस्टर्ड होती है कंपनी, तो होती है सीपी पे। अच्छा, अब कंपनी जब रजिस्टर हो गई तो कंपनी को उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, पैसा प्रोवाइड किया। ठीक है, और पैसा जब प्रोवाइड किया उन्होंने कंपनी, तो कंपनी ने वो पैसा लोगों से वसूल करने के बाद उन सब को क्या अलॉट कर दिया, शेयर्स अलॉट कर दिए। और वो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, अब वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कंपनी के शेयर होल्डर्स। ठीक हो गया। अब यहां समझिए, कंपनी को ने पैसा दे दिया, कंपनी के पास पैसा पहुंच गया, लेकिन अब ये ध्यान में रहे कि शेयर होल्डर्स अलग हैं और कंपनी एक सेपरेट नाम से अपनी कंपनी खोली हुई है जो बिजनेस कर सकती है, यानी शेयर होल्डर्स आर सेपरेट फ्रॉम कंपनी। ठीक है, अब बताए इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अगर बैंक अकाउंट खुलवाना होगा तो कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकती है। यही बात सबसे बड़ी फर्क है, समझे। जब हम लीगल आइडेंटिटी कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि बेसिकली अगर कोई क्या कहते हैं दुकान है आपके मोहल्ले में, तो जैसे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की दुकान का कुछ भी नाम हो, लेकिन वो दुकान अब उसके नाम से बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। वो बैंक अकाउंट हमेशा अगर खुलेगा तो किसके नाम पे खुलेगा, उस दुकान के, उस शॉप के ऑनर के नाम पे खुलेगा। इसी तरह अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है तो पार्टनरशिप बिजनेस का कोई भी नाम हो, पार्टनरशिप के बिजनेस के नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है। उस पार्टनरशिप के जो ऑनर्स हैं, मालिकान हैं या पार्टनर्स हैं, उनके नाम के ऊपर आप बैंक अकाउंट खोल सकता है। लेकिन चूंकि कंपनी को एक वजूद तस्वर किया गया है तो कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट खुल सकता है। और उसके पीछे कौन होंगे, तो उसके पीछे होंगे शेयर होल्डर्स। लेकिन उन शेयर होल्डर्स का नाम इस्तेमाल नहीं होगा, असल नाम इस्तेमाल किसका होगा, उस कंपनी का नाम इस्तेमाल होगा। और यही बात है लीगल आइडेंटिटी की, कि लीगल एंटिटी का मतलब समझ लीजिए। इसमें एक बात अक्सर आता भी है कि मकसद ये है कि देखिए आप किस लीगल केस कर सकते हैं कंपनी में। मतलब आप सब लोग मोबाइल फोन लेते हैं, अब मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन की एक वारंटी होती है, अगर वो वारंटी कंप्लीट ना हो सके या किसी वजह से आपका फोन खराब हो जाए और आपको वो वापस ना सही करें, तो आप कंपनी पे केस कर सकते हैं। तो केस किस पे हो सकता है, क्या हम किसी दरख्त पे केस कर सकते हैं, क्या हम किसी सड़क पे केस कर सकते हैं कि ये सड़क ने मेरा एक्सीडेंट करा दिया, दरख्त पे केस कर सकते हैं कि ये आंधी के वक्त मेरी गाड़ी पे गिर गया, नहीं कर सकते। लेकिन आप एक कंपनी पे केस कर सकते हैं, क्योंकि दरख्त या सड़क या रोड ये कोई अपना लीगल आइडेंटिटी नहीं है, एंटिटी नहीं है, लेकिन कंपनी एक एंटिटी होती है। तो याद रखिएगा, कंपनी के लीगल एंटिटी होने का मतलब ये है कि कंपनी अपने नाम से कोई भी कारोबार कर सकती है, कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है, कंपनी जो है अपने नाम से बिजनेस परफॉर्म करके उस पर प्रॉफिट और लॉसेस कमा सकती है। समझ में आई बात। तो कंपनी का मेन मकसद यही होता है कि वो अपने तमाम बिजनेस को कर सके, और इन सब का मकसद जो है, पर्पस जो है, वो यही है कि अपने बिजनेस करें और कमाएं। अब देखिए इसी चीज को आगे, तो कंपनी जब एस्टैब्लिश हो गई तो कंपनी क्या कर सकती है, तो ये बात है कि कंपनी कैन परचेज एंड सेल गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। कंपनी गुड्स को खरीदेगी, उसको बेचेगी ताकि क्या कमा सके, प्रॉफिट। अब बाद आप जानते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो परचेज और सेल्स होगा, लेकिन अगर कोई सर्विस बिजनेस होगा तो वहां परचेज और सेल्स तो नहीं होगा, वहां क्या होगा, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और उस सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी, मकसद लेकिन बहरहाल वही होगा कि वो क्या कमाना चाहते होंगे, तो उससे प्रॉफिट कमाना चाहते होंगे। ठीक है,
अब आइए आगे कि अब फर्ज कीजिए कि वो कंपनी ने जो कमाया तो उस कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, जो सब कंपनी ने जो भी बिजनेस किया, खरीदो फरोख्त की, सर्विसेज की, उससे कंपनी को एक प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट क्या होगा, तो जो इसके ऑनर्स थे उनको ये प्रॉफिट क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब याद रखिएगा, कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको नाम देते हैं डिविडेंड। तो ये है इस तरह की पूरी कहानी कि सबसे पहले एक दफा रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक। इसके बाद इसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा, जब शेयर होल्डर्स जो कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं ना, उनको हम एक नाम देते हैं प्रोमोटर। जब आगे जाके जरूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें यहाँ पर देखिएगा कि कुछ लोग आएंगे जिसको कहते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी को क्या करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज लीगल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स विच कुड बी टेक अ लॉन्ग टाइम, देयरफॉर द जॉब ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज जनरली गिवन टू स्पेशलिस्ट। जो लोग हैं स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कंपनी के जब फॉर्मेशन में काम करते हैं, उसको स्टैब्लिश करते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स को नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा वापस आ जाइए। अब देखिए, ये वो थ्योरी का पेज था जो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये डेफिनेशन भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वहां पे भी बता दिया, लेकिन असल डेफिनेशन ये वर्डिंग में ये है। शेयर्स क्या हैं तो ये बता दिया, शेयर होल्डर क्या है। अब जरा सा फीचर्स देख लीजिए जो इससे बताया हुआ है। सबसे पहले फीचर्स में सबसे पहले बहुत सारे फीचर्स हैं, फीचर्स कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, और भी हो सकते हैं, लेकिन सब बहुत आसान से मैंने रखे ताकि सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कंपनी का एक वजूद होता है जो अपने लोगों से अलग होता है। परपीचुअल या परपीचुटी का मतलब होता है मुसलसल, लगातार। यहाँ मतलब ये कि कंपनी जो है ना खत्म नहीं होती है। मसलन प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस हो या पार्टनरशिप के बिजनेस हो तो अक्सर एक बंदे से डिपेंड करता है। बंदा अगर नहीं है, खत्म हो गया, तो जरूरी नहीं कि उसकी औलाद उसको नहीं करना चाहती है तो खत्म हो जाता है। लेकिन कंपनी का बिजनेस ऐसा होता है जो परपीचुअल होता है, यानी वो चलता रहता है कि अगर वो एक आदमी है तो वो खत्म भी हो जाए तो अगला शेयर होल्डर आ जाएगा, फिर उससे अगला आ जाएगा, उससे अगला आ जाएगा, तो खत्म नहीं होता। तो परपीचुअल का मतलब ये कि कंपनी का बिजनेस लगातार होता है, मुसलसल होता है। और मेंबर्स के बारे में आपको मालूम ही है कि 2 मेंबर्स या 7 मेंबर्स या 10 मेंबर्स होते हैं। लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये भी हो गया। इजीली ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक आदमी से दूसरे आदमी को खरीदते हैं शेयर्स, जो बेचते हैं उसे ट्रांसफरेबल शेयर की बात हो रही है। और इनकॉर्पोरेशन वो ये है कि कंपनी को बाकायदा रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला पेज इसके मुतालिक था जो अकाउंटिंग कंपनीज के लिए था। तो ये रीजन नहीं, आपको बस याद रखिएगा कि किस तरह से शेयर्स वगैरह है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। ये सारा हमने देख लिया कि कंपनी कैसे स्टैब्लिश होती है। अब जरा सा समझिएगा टाइप्स, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ कंपनी को अच्छी तरह इस तरह समझिए कि कंपनी के बहुत सारे टाइप्स आप देख रहे हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। ये लाइन से मैंने दिए हैं। दरअसल देखो, अक्सर होता यही है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो कंपनी की पता नहीं, कभी आपसे पूछूंगा तो कोई कहेगा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फिर कोई कह देगा गवर्नमेंट कंपनी, फिर कोई कहेगा प्राइवेट कंपनी, फिर कोई कह देगा लिमिटेड कंपनी, फिर कोई कह देगा अनलिमिटेड कंपनी। इस तरह से आप लोग सब लोगों को पता तो होता है, लेकिन जरा समझिएगा कि जब हम लिमिटेड की टाइप की बात इतनी सारी करते हैं तो आखिर टाइप में बांटते कैसे हैं। देखो, दरअसल कंपनी बहुत सारे तरह की होती है, लेकिन उनको ग्रुपिंग करने के लिए मुख्तलिफ रोल्स हैं। मिसाल के तौर पे एक मिसाल ले लो, अब जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम इस क्लास, आपकी क्लास के तमाम बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहें, क्लासीफाई करना चाहें या टाइप्स में डिवाइड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है ना कि हम ये कहें कि भाई इस क्लास के में इतने बॉयज, इतने गर्ल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स में हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में बांट दें, एक तरफ बॉयज हो जाए, एक तरफ गर्ल्स हो जाए। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्लासिफिकेशन करने का तरीका ये हो सकता है कि भाई आप में से कौन से बच्चे हैं जो लेट्स सपोज जनवरी के महीने में पैदा हुए थे, कौन से बच्चे हैं जो फरवरी के महीने में पैदा हुए थे, उसके हिसाब से ग्रुप बनाते हैं। यानी क्लास वही है, बच्चे वही हैं, लेकिन उनको क्लासिफाई करने का तरीका अलग है। बॉयज एंड गर्ल्स में किया तो कुछ बच्चे हुए, किस महीने में पैदा हुए तो उसके हिसाब से किया तो क्लासिफिकेशन अलग हो गई। फिर इसी तरह हो सकता है हम आपके आईज की कलर्स पे बात करेंगे, भाई किन बच्चों के आई की कलर्स ब्राउन है वो एक तरफ कर दें, ब्लैक है वो एक तरफ कर दें, हो सकता है शायद किसी और का और कलर हो वो भी अलग कर दें, ब्लू या कोई भी कलर। तो क्या है कि एक ही क्लास के बच्चों को हम कई तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंपनी को भी डिवाइड करने के कई तरीके हैं। मसलन कंपनी को डिवाइड किया जा सकता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स से मुराद याद रखना उसके शेयर होल्डर्स के तादाद की बुनियाद पर।
दूसरा हो सकता है टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी शेयर होल्डर की लायबिलिटीज पर। तीसरा हो सकता है टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मूड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि कंपनी कैसे स्टैब्लिश हुई है, इनकॉर्पोरेशन मतलब स्टैब्लिश कैसे हुई है। और फिर कुछ और ऐसे टाइप्स हैं जिनको अलग अलग बांट दिया जाता है। अच्छा, अब इतनी तफसील में फिलहाल जाके बहुत ज्यादा परेशान मत होना, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि हमें जो करना है ना वो ये पहला वाला याद रखना है बस, सबसे ज्यादा ही। और उस पहले वाले में हमें ये दो याद रखने हैं, ठीक है। कौन से दो? एक पब्लिक लिमिटेड और एक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर ये बता दूं कि जैसे अगर पीछे याद हो कि मैंने कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का जिक्र किया था, तो पाकिस्तान में 1984 के हिसाब से पाकिस्तान में सिर्फ दो तरह की कंपनी हो सकती थी मेंबर के हिसाब से, एक पब्लिक लिमिटेड और दूसरी कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन जो कि लेटेस्ट कंपनी एक्ट आया ना 2017 का, उसके मुताबिक हमारे यहाँ ये 1 पर्सन और सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है, तो सिंगल मेंबर कंपनी भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पहले से हमारे यहाँ सिर्फ दो होते थे, कौन से? पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अब हम 17 के तहत, कंपनी एक्ट 17 2017 के तहत सिंगल मेंबर भी हैं, ठीक है। लेकिन ये है, और असल में आपको बस ये दो याद रखिए, बाकी सारी चीजें जो है वो सिर्फ हद तक हैं कि अगर मेंबर के हिसाब से बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, कुछ अनलिमिटेड कंपनी भी होती है। फिर कंपनी मूड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कैसे स्टैब्लिश हुई, चार्टर्ड, रॉयल चार्टर्ड कंपनीज। ये असल में रॉयल चार्टर पता है बादशाहत को कहते हैं। ये जमाने में, पुराने जमाने में होती थी, अब तो होती भी नहीं ऐसी कोई कंपनी। ये उस जमाने की कंपनीज हैं जब आपके ब्रिटिश दौर होता था, ब्रिटिश के बादशाह होते थे। जैसे मैंने नहीं बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश करने वाली जो कंपनी थी वो हुकूमत बरतानिया थी, तो वो चार्टर्ड और रॉयल चार्टर के तहत थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पूरी इंडिया पर कब्जा किया था, जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की। फिर रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी, ये सब पुरानी चीज़ें हो गई, खत्म हो गई है। फिर इस तरह लायबिलिटीज, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, ये सब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे। तो इस वक्त बस बातें छोड़ दो, खाली ये लिख दिया था मैंने ताकि तुम्हारे पास रहे लिस्ट, कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। असल ये शुरू वाला याद रखिएगा, इसमें 3 याद रखिएगा और 3 से भी इंपॉर्टेंट ये 2 याद रखिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी, क्योंकि अब आगे जाके जब हम शेयर्स में जिक्र करेंगे तो मैं अक्सर जिक्र करूंगा पब्लिक और प्राइवेट का। अब जरा पब्लिक और प्राइवेट को अच्छी तरह समझिए। देखिए, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 मेंबर होते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड को मैं समझाते हुए ऐसे, बल्कि पहले मेंबर बता दूं, प्राइवेट में कम से कम 2, ठीक है ना, और पब्लिक लिमिटेड में जो है कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं हमारे उसके हिसाब से, ऑर्डिनेंस के हिसाब से, कंपनी ऑर्डिनेंस के हिसाब से। और ज्यादा से ज्यादा तादाद तो खैर अनलिमिटेड है, आप जितने भी बना लें, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपके पास जब ये प्राइवेट और पब्लिक, उसको समझिए लोग कि प्राइवेट कंपनी चंद लोगों की मखसूस होती है। इसकी मिसाल मैंने पहली बार क्लास में भी दी थी कि देखो, जैसे प्राइवेट गाड़ियां होती है ना, उस गाड़ी में सिर्फ वही शख्स सफर कर सकता है जो उस गाड़ी का मालिक है या उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव्स वगैरह। उसके अलावा रोड पर चलते हुए लोग उस गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह है जो सड़क पर चलती हुई बसेज, रिक्शा, टैक्सी, जिस पे भाई कोई भी आदमी किराया दे के बैठ सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हर शख्स ऑनर बन सकता है, यानी ऑनर का मतलब शेयर खरीद सकता है या शेयर होल्डर हो सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में हर आदमी शेयर होल्डर नहीं हो सकता, और प्राइवेट कंपनी ही जो है वो चंद लोगों तक महदूद होती है, जबकि पब्लिक कंपनी वो है जो सारी दुनिया में फैली हुई और हर बंद है। अब जैसे पेप्सी कोला है या कोको कोला कंपनी है, तो वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर जगह उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया है और हर दुनिया के मुल्क के लोग उनके ऑनर्स या शेयर होल्डर्स हैं, ठीक। अच्छा, अब आइए इसी हवाले से, क्योंकि कंपनी को डिवाइड कर लिया पब्लिक और प्राइवेट। अच्छा, सिंगल मेंबर चूंकि हमारे कोर्स में शामिल अभी नहीं है, इसलिए हम सिंगल मेंबर पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए हम रखेंगे कि सिंगल मेंबर कंपनी भी होती है जिसमें सिर्फ एक ऑनर होता है, इसी नाम से जाहिर है सिंगल, एक। अच्छा, अब आइए आगे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। ये पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिनिमम 2 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकते हैं। ये सारी बातें जो आपको लिखी हुई है, जो आप पढ़ते रहे पीओसी के अंदर, वो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट के बारे में थोड़ा सा बयान कर दिया। अब जरा असल चीज समझिए। जिस तरह हम जानते हैं कि हर बिजनेस के अंदर क्या होता है, कैपिटल होता है ना। जब भी अगर हम कोई प्रोप्राइटरशिप की बात करें, उसमें क्या होता था, कैपिटल। लेकिन यहाँ कैपिटल को जॉइंट स्टॉक कंपनी में पूरा नाम क्या देते हैं? पूरा नाम देते हैं शेयर कैपिटल। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि यहाँ कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं
और जो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, इसीलिए कंपनी की सूरत में कैपिटल सिर्फ कैपिटल नहीं कहलाएगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अहमद इन्वेस्ट करता था तो हम कहते थे अहमद कैपिटल। पार्टनरशिप में हम देखा कि ए इन्वेस्ट कर रहा है तो बी भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। लेकिन यहाँ तो लातादाद लोग हैं, तो इसलिए तमाम को मिला के क्या कह दिया, शेयर कैपिटल। यही कहा, एंजॉय द स्टॉक कंपनी द अमाउंट कैश यानी फंड रिसीव बाय द कंपनी, कंपनी को पैसे मिलते हैं थ्रू सेलिंग ऑफ इट्स शेयर एंड शेयर इज कॉल्ड, और इस शेयर को कहते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर यानी ये शेयर एक असल में कागज का टुकड़ा है। ठीक है, इसी शेयर को बेचकर, मालिकाना हकूक को बेचकर कंपनी क्या हासिल करती है, पैसा हासिल करती है। अब ऐसे मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि ये 5 शेयर होल्डर्स हैं, इन 5 लोगों ने 20 रुपए लगा के टोटल कितने रुपए दिए, हमें 100 रुपए दिए। तो एक चीज समझिएगा, $100 के दे दिए, अगर आप डॉलर की करेंसी की बात करें तो देखो अगर $100 दिए तो ये लोग कितने शेयर खरीद सकते हैं इस तरह के, तो $100 से इन सब के पास आ जाएगा कितने, क्योंकि इन सब ने 20 दिए थे, तो सबके पास 10 का 2 शेयर, 10 सबके पास 2 शेयर आएंगे। यानी यूँ समझ लीजिए हमेशा कि अगर एक कंपनी का शेयर कैपिटल 100 रुपए है और उस शेयर में एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, तो हर आदमी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे, 2 शेयर आएंगे। इस बात को और थोड़ा सा समझ लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए इस तरह से होता है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी का शेयर कैपिटल कुछ इस तरह से डिसाइड होता है कि एक कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए। ठीक है, और उसने अपने शेयर बेचने के लिए एक शेयर की वैल्यू रखी कितनी, 10, तो उसकी तादाद कितनी हो जाएगी शेयर की, 10,000। कैसे आया, 1 लाख को 10 से डिवाइड करके। लेकिन वहीं पे दूसरी कंपनी थी, उसका भी शेयर कैपिटल 1 लाख था, लेकिन उसने अपने शेयर को 10 के बजाय कितने का सोचा कि वो एक शेयर कितने का बेचेगी, 20 रुपए की, तो वो उसके नंबर तादाद कितने हो जाएंगे, 5,000। ये बिल्कुल वैसे ही मिसाल दे रहा हूं जैसे अगर मैं कहूं कि 1,000 रुपए हैं आपके पास, और 1,000 रुपए अगर 100 रुपए की शक्ल में होंगे तो कितने नोट होंगे आपके पास 100 रुपए के, 1,000 रुपए हैं और 100 रुपए के नोट हैं, तो कितने नोट होंगे 1,000 रुपए के लिए, तो अब यकीनन आपको 1,000 को 100 से डिवाइड करिए कितने, 10 नोट होंगे। लेकिन अगर अब मैं यही कहूं कि जनाब 1,000 रुपए हैं आपके पास लेकिन 100 के बजाय वो 10 रुपए के नोट हैं, तो अब जरा सोचिए क्या होगा, नंबर ऑफ नोट्स की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और अगर आपके शेयर 20 रुपए के थे, एक शेयर 20 रुपए का है, तो आपके पास तादाद होगी नंबर ऑफ शेयर 5,000। लेकिन अगर वहीं पर कोई कंपनी कम कर दे अपने शेयर की तादाद, एक शेयर की वैल्यू 20 के बजाय 10 रखे, तो उसकी तादाद 10,000 होगी। अब ये वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, 20 होगी, ये डिपेंड करता है कंपनी के अपने उस पर कि वो जब रजिस्टर हो रही है तो अपनी वैल्यू क्या तय कर रही है, जिस वक्त रजिस्टर होते हुए शेयर कैपिटल बता रही है। तो इसी तरह यहाँ पे कंपनी सी है, जैसे वो 2 लाख से रजिस्टर्ड हुए, 2 लाख रुपए आए, 2 लाख रुपए से उसने शेयर की वैल्यू रखी 50 रुपए, तो 50 रुपए के हिसाब से उसके नंबर ऑफ शेयर 4,000। तो ये सब देख लो डिवाइड करके, इसने 5 लाख था, 100 रुपए रखा तो इसके भी 5,000। तो ये जरा 3 चीजें समझ लो, शेयर कैपिटल क्या होता है, टोटल शेयर, टोटल वैल्यू, और पार वैल्यू एक शेयर की वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर शेयर्स की तादाद। अब यहां पे ये समझो कि जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे वो जो शेयर कैपिटल है उसमें से कई किस्में होती हैं, लेकिन 2 किस्म याद रखिएगा और अभी बार बार डिस्कस करेंगे इस वक्त हम। उसके बाद कि मिसाल के तौर पे अथोराइज शेयर कैपिटल और दूसरा कहलाता है पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको, आपको नजर आ रहा है सही, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करना चाह रहा हूँ ताकि एक साथ आ जाए। हाँ, ये अथोराइज शेयर कैपिटल और कौन सा, पेड अप। अब ये दोनों क्या होते हैं, अथोराइज शेयर कैपिटल जिस वक्त, जैसे याद होगा ना, कंपनी क्या हो रही थी, जिससे रजिस्टर्ड हो रही थी कंपनी, जाके जब रजिस्टर जब बिजनेस के पास, तो वहां पर जितने शेयर्स वो लिखवाती है, यानी आप सबसे पहले हमने कहा ना कि कंपनी एक रजिस्टर्ड होती है, जाती है कारोबार करने के, भाई हम कारोबार करना चाहते हैं, तो पूछते हैं कितने का कारोबार करेंगे, क्या कारोबार करेंगे, किस तरह का कारोबार करेंगे। जैसे अगर आपको याद हो कि जो ये आपको अभी मैंने ये दिखाया था कि ये इसमें यहाँ पर कि इन लोगों ने फैसला किया था कि एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, और कंपनी स्टैब्लिश करने के बाद जब वो रजिस्ट्रेशन की तरफ गए तो उन्होंने फॉर्म फिल किया। इस फॉर्म में, इस कागज में क्या होगा, यही डिटेल होगी कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर आप पैसे हासिल करना चाहते हैं लोगों से तो कितने पैसे आप इकट्ठे करेंगे। तो जितने पैसे का लिख के यहाँ देंगे कि हम इतने पैसे इकट्ठे करेंगे, वो पैसे कहलाते हैं, जो रजिस्टर होते वक्त लिखे जाते हैं उसको कहते हैं अथोराइज्ड
शेयर कैपिटल, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर विच शेयर कैन इशूड बाय द कंपनी, ठीक है। यानी फर्ज करो एक कंपनी कहती है कि वो 5 मिलियन या 50 लाख का कैपिटल रखना चाहती है, तो 50 लाख का कैपिटल है अथोराइज कैपिटल, और हर कैपिटल की वैल्यू 10 रुपए रखना चाहती है, तो नंबर ऑफ शेयर अब कितने हो जाएंगे? 5 लाख। कैसे? 50 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया। अब ये भी समझ लीजिए, तो यही बात वो ये कह रहा है कि अथोराइज शेयर कैपिटल is mentioned in memorandum of association of the company under heading of capital clause। ये memorandum of association पढ़ा होगा आप लोगों ने। It is even decided prior to incorporation, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेट यानी जिंदा होने से पहले ही ये बात डिसाइड हो जाती है। फिर अथोराइज शेयर कैपिटल कैन बी इंक्रीज। अथोराइज शेयर कैपिटल एक दफा डिसाइड हो जाए लेकिन वो फ्यूचर में दोबारा से इंक्रीज भी किया जा सकता है, उसके कुछ कानूनी तकाजे होते हैं, और इसी अथोराइज शेयर कैपिटल को रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल कहते हैं। अब समझिए कि कंपनी स्टैब्लिश हो गई, कितने कैपिटल वो रेज कर सकती है? 50 लाख। कितने के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। लेकिन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? पेड अप असल में वो कंपनी अमाउंट है जो कंपनी शेयर लोगों को बांट देती है। जैसे ऊपर वो था ना कि ये इतने से रजिस्टर ले सकती है, लेकिन पेड अप वो है जिसमें कंपनी ने क्या किया, कंपनी को लोगों ने शेयर के पैसे दे दिए और उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए। ये जो शेयर्स इशू कर दिए कंपनी ने लोगों को, वो असल में हकीकतन में कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो इस वक्त दो चीजें याद रखिएगा, एक अथोराइज शेयर कैपिटल और दूसरा पेड अप। याद रखिएगा अथोराइज कभी भी पेड अप कैपिटल, ये जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि अथोराइज या पेड अप कैपिटल कभी भी जो है ना वो अथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकता, पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो आज का भी लेक्चर 20 मिनट फिर हो गए, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे भी हैं कुछ चीजें, लेकिन अभी वो रेगुलर्स में लेक्चर में करते हैं। तो आज यहाँ पे बात खत्म कर रहे हैं किस बात पर? अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, जितने से एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जो उसका रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होता है वो कैपिटल कहलाता है अथोराइज। कंपनी उससे ज्यादा कैपिटल लोगों से नहीं वसूल कर सकती। और पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? पेड अप शेयर कैपिटल वो होता है जो कंपनी लोगों को बेच देती है और वो शेयर बेचकर लोगों से पैसा हासिल कर लेती है, मगर पेड अप शेयर कैपिटल अथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। वो या तो अथोराइज कैपिटल से कम होगा या अथोराइज कैपिटल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दूसरी वीडियो है। अब तीसरी वीडियो में हम सवालात करेंगे कुछ, इसको खत्म करते हैं, फिर बाद में आपको दिखाते हैं। थैंक यू।